आगे बढ़ते हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी हुकूमत की मुखालिफत कर दी है। हिज़्ब इख्तिलाफ की दीगर जमातें ऑपोजिशन की ही मुखालिफत में लगी हैं। बिलावल भुट्टो ने पीडीएम जमातों से शिकवा कर डाला। वाज़े अंदाज में बता दिया कि हिज़्ब इख्तिलाफ के इख्तिलाफात का फायदा सिर्फ हुकूमत को होगा। कोशिश थी कि हुकूमत मुद्दत पूरी ना करे। आपस में लड़ने के बजाय टारगेट किसी और को बनाया तो मकसद हासिल कर लेंगे। उनका कहना था कि इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए फजलुर रहमान पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मजीद क्या कहना था, आइए सुनिए। अफसोस के साथ सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ऑपोजिशन कर रही है। बाकी जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही कर रहे हैं। इसका जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हो रहा है। पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ राब्ता रखना पड़ेगा। आज भी चाहते हैं ऑपोजिशन जमातों मिलकर काम करें और हमारा कोशिश यही था कि ये कठपुतली हुकूमत अपना टर्म मुकम्मल नहीं करे कि आपस में लड़ने के बजाय अगर हम हुकूमत को निशाना बनाएं तो हम इस गोल में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इल्ज़ामात एक दूसरे पे नहीं डालना चाहिए। मैं भी गुरेज कर रहा हूँ, वरना जवाब देने को तो आप जानते हो कि हम अच्छे तरीके से हर बात का जवाब दे सकते हैं। नून की बात है, आज भी मेरा वही तजवीज़ है, कूल टेम्परामेंट के साथ सियासत करें। चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कामयाबी है हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हज़म नहीं हुआ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह पे बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ रखे और किसी एक जमात का साइड नहीं ले। तो जियाले चेयरमैन ने पीटीएम की तहरीक में एक और स्पीड ब्रेक खड़ा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इजलास की वजह से कल होने वाली सीईसी मीटिंग मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं इस्तीफे हों या कुछ और, सारे फैसले सीईसी में ही होंगे। कल हमारा सीईसी के इजलास होना था इस्तीफे के मामले पर, मगर कल रात लेट मौके पे सेनेट का इजलास तलब किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए हमारा सीईसी जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। मगर हमारा सीईसी का इजलास ही वो अप्रोप्रिएट फोरम है जहां हम, चाहे वो इस्तीफ़ा का इशू हो या मुख्तलिफ इश्यूज़ हो या सियासी सूरत हाल हो, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे फैसले लेंगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए हुकूमत से हाथ मिलाया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये बेउसूली नहीं चलेगी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपी अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर इन सेनेट के इंतखाब के लिए उन्होंने जाके हुकूमती इत्तेहाद के साथ ज्वाइन हैंड कर ली है। अब ये बात जो है, ये जो एतमाद की कमी है, ये जो बेअसूली है, इसको आप साथ लेके नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी को पहले अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करनी चाहिए। ये सीईसी की मीटिंग में इस्तीफों का फैसला करने या ना करने से ज़्यादा अहम है। अगर पीपल्स पार्टी ये साबित नहीं करती कि उसने हुकूमती इत्तेहाद के वोटों से लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट की पोजीशन हासिल नहीं की, तो फिर पीपल्स पार्टी जो है उसका पीडीएम के साथ चलना जो है ये मुमकिन नहीं है। हर वक्त आर या पार की सियासत नहीं चलती। एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर सियासी चोट लगा दी। बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया कि ठंडे दिमाग से सोचने का वक्त है। एक बार फिर ओपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी ने सियासी पोजीशन वादे कर दी। बिलावल भुट्टो ने साफ कह दिया, ये वक्त नहीं आर पार की सियासत का। हर वक्त हर मौके पे आर या पार की सियासत नहीं चलता। आपको बड़ा संजीदगी के साथ और ठंडा दिल के साथ फैसले लेने चाहिए। जबकि नायब सदर नून लीग मरियम नवाज आर या पार की तारीख पर तारीख देती रही हैं। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। आर या पार की तारीखें भी निकल चुकी हैं और हर वक्त आर या पार की सियासत चलती भी नहीं। अब देखना यह है इस तरह ओपोजिशन की मुश्तरका सियासत किस तरह चलेगी। मरियम नवाज अगर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इस्तीफे देने पर राजी कर लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे देगी। ये दावा प्रोग्राम एजेंडा 360 में पीपी रहनुमा हैदर जमान कुरैशी ने किया।
जवाब में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने ऑफर कबूल कर ली। कहा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस्तीफे दे देंगे। अगर पीपी ऐसा चाहती है तो मामला पीडीएम में ले आए। एजेंडा 360 का मुकम्मल प्रोग्राम आज रात 7:05 पर नश्र किया जाएगा। आपको गारंटी करता हूं कि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और हमजा शहबाज साहब, मरियम नवाज साहिबा इनको कायल कर लें, सिर्फ 2 इस्तीफे देंगे पाकिस्तान में। सबसे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको साहब इसका जवाब दें। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का इस्तीफा आप दिलवा दें, वो दे देगी पीपल्स पार्टी इस्तीफा। नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज का इस्तीफा जो है वो पहले नंबर पे ले लें, उसके बाद फिर अपने इस्तीफे दें। चले करें ये बात, इनसे कहें कि इनकी पार्टी ये मौका दे के आ जाए। पीडीएम अगर भाई ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, इनका लीडर जो है वो बिलावल कहता है कि मैंने बात ही नहीं करनी है मरियम के साथ। ऐसे में अहम खबर, बाप पार्टी से वोट क्यों लिया? एएनपी भी पीपल्स पार्टी से नाखुश। एएनपी रहनुमा का कहना है कि पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुकात पर हिमायत की, जिस पर निदामत है। पीडीएम रहनुमाओं से इस्लामाबाद में होने वाले खुफिया मुलाकात में अमीर हैदर होती ने अपोजिशन इत्तेहाद के साथ चलते रहने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बात करेंगे समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से। नईम साहब, किसी की ख्वाहिश तो किसी की मजबूरी, इनसाइडर क्या है इस मामले का? जी सिद्रा, 2 रोज पहले एक खुफिया मुलाकात इस्लामाबाद में हुई 3 पीडीएम के रहनुमा, जिसमें शाहिद हकान अब्बासी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, शाह अवैस नूरानी जो हैं, ये तीनों अमीर हैदर होती जो एएनपी के एमएनए हैं, सीनियर रहनुमा, उनके घर पहुंचे और वहां पर मियां इफ्तिखार भी थे, एएनपी के एक और रहनुमा थे। और जब उन्होंने इस्तफसार किया जाकर पीडीएम के 3 रहनुमाओं ने कि आपने वोट अपोजिशन लीडर का सेनेट में पीपल्स पार्टी को क्यों दिया, जबकि फैसला हो चुका था कि मुस्लिम लीग नून का होगा, तो उन्होंने आगे से बड़ी नदामत का इजहार किया और कहा कि उनके साथ थोड़ा सा एक हाथ भी हुआ है कि उन्हें पीपल्स पार्टी ने तो बताया ही नहीं कि बाप पार्टी जो है उनसे वो वोट लेंगे, बल्कि उन्हें ये कहा गया कि बीएनपी और नेशनल पार्टी, दोनों बलूचिस्तान की पार्टियां भी उनके साथ है, यानी पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि इनकी हमायत भी हमें, इसलिए आप वोट करें। तो हमने उनको वोट दिया पीपल्स पार्टी से, क्योंकि हमारे एक अच्छे ताल्लुकात हैं। हम इस पर नाज़ुम जरूर हैं कि हमने पीडीएम के उनको फोकियत दी, लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा हाथ ये भी हुआ कि बाप पार्टी का हमें बिल्कुल इल्म नहीं था और इस पर जो एएनपी है वो भी पीपल्स पार्टी से नाराज है। और इसके बाद फिर 2 टोक बात की लीगी रहनुमा और जमीयत उलमा इस्लाम के अब्दुल गफूर हैदरी ने। आप आगे बताएं कि आपने पीडीएम की जो 5-6 जमातें हैं इनके साथ चलना है या पीपल्स पार्टी के साथ। तो एएनपी के रहनुमाओं ने क्लियर किया कि बिल्कुल हम आपके साथ चलेंगे, आपके साथ हैं। बल्कि जो पहले हुआ उस पर भी उन्हें शर्मिंदगी का इजहार कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि उनकी लीडरशिप भी, यानी असफन जारवली जो हैं, वो इस पे नाराज हैं, नाखुश हैं पीपल्स पार्टी से कि बाप पार्टी से ही अगर इन्होंने वोट लेने थे तो फिर हमें जो है वो उनका यानी कहना था कि डॉज कराएगा। और लग ये रहा है कि जैसे जो 5 जमातें अलहदा हुई हैं सेनेट में भी, वो पीपल्स पार्टी को अब अकेला करना चाहती हैं, क्योंकि ये मूव जो है इसको खुफिया भी रखा गया। 2 दिन पहले मुलाकात हुई और अब लेकिन समा ये खुफिया मुलाकात सामने ला रहा है कि एएनपी भी उन 5-6 जमातों के साथ है। वोट उन्होंने ऐसे में ये भी जरा वाजे कर दीजिएगा कि एएनपी का ऐसे मौके पर आकर ये वजाहत देना नून लीग की स्टीयरिंग कमेटी के होने वाले इजलास के बाद ये मौक़िफ़ हो सकता है, या जिस तरह से ये जमातें इन 2 जमातों को शो कॉज देने की भी बात कर रही थी, उसके बाद ये मौक़िफ़ वाजे किया एएनपी ने? जी सिद्रा, ये जो शो कॉज है ये तो एएनपी का जो मौक़िफ़ है उनके तो बिल्कुल मुताबिक होगा। वो चाहते हैं कि उन्हें शो कॉज, क्योंकि हुआ शो कॉज का उससे 1 दिन पहले ये मुलाकात हो चुकी थी, यानी उन्हें ये एतमाद में लिया गया था कि आपको शोकस करेंगे तो फिर आप यही वजूहात बताएंगे। जब एएनपी की ये वजूहात लिखत में सामने आएंगी तो फिर एक और तहलका मचना है। लेकिन समा अपना तहलका पहले ही बता रहा है नाजरीन को, पूरे मुल्क को, कि एएनपी ने भी पीपल्स पार्टी से नाखुशी, नाराजगी का इजहार किया है। उन्हें नहीं पता था कि बाप के वोट लेकर अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी बनने जा रही है। ये बातें उन्होंने शायद हकान अब्बासी, अवैस नूरानी और अब्दुल गफूर हैदरी तीनों से की हैं
उसके यानी बाद कि ANP ने अपने मौक़िफ़ में ये भी वाज़े कहा है कि हमने पहले पीपल्स पार्टी की हिमायत की, लेकिन अब उस पर हमें निदामत है क्योंकि हमें ये नहीं मालूम था कि पीपल्स पार्टी बाप पार्टी से वोट लेगी। नई मशरफ बट, मुकम्मल तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और आगे आ रही है सट्टा साइकिल। शुगर स्कैंडल के 3 केसेस में जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन ने लाहौर की अदालतों से जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली। जहांगीर तरीन का कहना है कि उनके खिलाफ सोचे समझे मंसूबे के तहत चीजें उछाली जा रही हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हुसैन। जहांगीर खान तरीन और इनके बेटे अली तरीन की शुगर स्कैंडल के मुकदमात में जमानत मंजूर। लाहौर की 2 अदालतों ने जहांगीर तरीन और इनके बेटे की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर की। FIA जिसकी जुरिस्डिक्शन हरगिज इस मुकदमे पे नहीं बनती, ना सिर्फ 1, 2 बल्कि 3 सीरीज ऑफ क्रिमिनल केसेस वन आफ्टर दी अदर, और तीनों के तीनों केसेस में जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है वो ये है कि शुगर से रिलेटेड या शुगर की प्राइसेस से रिलेटेड कोई इल्ज़ाम ही नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन का कहना था कि सोचे समझे मंसूबे के तहत इनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। चीज़ें लीक की जाती हैं, 2 दिन पहले से एक चीज़ होने वाली होती है तो वो लीक करके मीडिया को दे दी जाती है और वो TV स्क्रीन पे बार बार चलाई जाती है। एक सवाल पर जहांगीर तरीन का कहना था कि इन्हें खुद मालूम नहीं कि 80 शुगर मिलों में सिर्फ इन्हीं के केस को क्यों उछाला जा रहा है। मुझे खुद ही समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आता तो आप मुझे बता दें, या आवाम को समझ आता तो वो बता दें। सिर्फ जहांगीर तरीन शुगर मिल को इतना क्यों उछाला जा रहा है। ठीक है, शहबाज शरीफ की भी एक केस है, उन्होंने बताया, ठीक है, बट उसके बारे में आप नहीं ज़्यादा बात सुनेंगे। अदालतों ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए जमानत खत्म होने पर सेशन अदालत में 10 अप्रैल और बैंकिंग कोर्ट में 7 अप्रैल को दोबारा पेश होने की हिदायत की है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। अगर चीनी का कारोबार घाटे का सौदा है तो जहाज उड़ा ले या कोई और काम कर ले, क्योंकि हुकूमत महंगी चीनी नहीं बेचने देगी। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर ने सबको वाजे कर दिया। ये भी कहा कि अपनों का एहतसाब करना सबसे मुश्किल काम है। अगर ये इतना ही घाटे का सौदा है तो क्यों भाई हम इसमें अपना सर खपा रहे हैं। आप कोई और काम कर लें, कोई जहाज उड़ा लें या कोई कारोबार कर लें, TV चैनल खोल लें, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो कोई ऐसा आप काम कर सकते हैं जो बेहतर होगा। तो इसमें मैं ये चीनी की हद तक मैं 2-3 चीज़ें और आपसे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, वंस अगेन, ना ही इसका कोई टारगेट है, ना ही इसमें कोई होली काऊ है। सब के साथ बराबरी का सलूक हो रहा है। ये बड़ा तकलीफ देह होता है जब आपको किसी अपने का एहतसाब करना हो। ये सबसे तकलीफ देह काम होता है। मेरे लिए भी बहुत तकलीफ देह है। लेकिन हम किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे, तहकीकाती इदारे के काम में रुकावट नहीं डाल सकते। सबसे सवाल होना चाहिए, सब जवाब देंगे। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर कल इस तफ्तीश के नतीजे में ये साबित हो जाए कि जी ये गलत बात थी, ये दुरुस्त नहीं था और ये गलत इल्ज़ाम था, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि जी हमारे ऐसे लोग नहीं थे, वो किसी गलत काम में नहीं थे। लेकिन जो भी होगा वो उस इदारे ने करना है, तो इसलिए किसी के खिलाफ कोई वो चीज़ नहीं हो रही। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि हुकूमत ने 2 रुपए चीनी के पीछे कश्मीर का सौदा किया। सवाल उठाया, क्या हमने कश्मीर पर भारतीय इक़दाम को कबूल कर लिया? खबरदार किया कि अवाम ये तमाशा कबूल नहीं करेंगे। मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। हम 2 रुपए किलो चीनी किसी और मुल्क से नहीं महंगी मंगवा सकते थे। आज हमने 2 रुपए किलो चीनी के पीछे कश्मीर का सौदा कर दिया। क्या हमने आर्टिकल 370 की रिवर्सल कबूल कर ली है? पाकिस्तान के अवाम आज जवाब मांगते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इससे पहले इस मुल्क की मईशत के सौदे किए, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी के सौदे किए और आज कश्मीर का सौदा करने पर तुले हुए हैं। हम इनको खबरदार करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ये तमाशे कबूल नहीं करेंगे। कश्मीर का सौदा पाकिस्तान के अवाम को 2 रुपए चीनी में मंजूर नहीं है। पंजाब में चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ये माफिया चीनी की मार्केट में आने से पहले ही अरबों रुपए का सट्टा खेलता है। कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आपको दिखा देते हैं। आज मैं आपको समझाता हूँ सट्टा साइकिल। शुगर मिल्स में हजारों टन चीनी मौजूद होती है। होना तो ये चाहिए कि मालिक अपनी चीनी डीलर्स,
होलसेलर और फिर रिटेलर तक पहुंचा दे। लेकिन अचानक इसके दरमियान एक सट्टेबाज आता है, मालिक के कान भरता है, कहता है आप 70 रुपए के हिसाब से चीनी क्यों बेचने जा रहे हैं? मैं आपको 90 रुपए फी किलो तक दिलवा सकता हूँ। यूं खास मार्जिन के एवज डील डन हो जाती है। सट्टेबाज व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करता है कि इस वक्त चीनी का रेट 9,000 रुपए फी बोरी है। मेरे पास अगले महीने के लिए 1,000 बोरियां दस्तियाब हैं। 100 किलो वाली बोरी 9,500 रुपए की बेची जाएगी। जो इंटरेस्टेड है वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर डन लिखे। चंद मिनटों में बुकिंग फाइनल हो जाती है। फर्जी नाम वकास 400 बोरियां, शहरियार 400 बोरियां और उबैद 200 बोरियां बुक कर लेता है। याद रहे अब तक चीनी आपके पास नहीं पहुंची। ये लोग भी आगे सट्टा खेलते हैं, यानी वकास पहले सट्टेबाज से 400 बोरियां खरीद कर मई के लिए बुकिंग शुरू करता है। वकास लिखता है किसी को 9,600 रुपए के हिसाब से बोरी चाहिए तो बोरियों की तादाद के साथ डन लिखे और फिर दोबारा सट्टेबाजों के लिए चीनी बुक की जाती है। अब ये सट्टेबाज आगे मार्केट में दे दें या एक और सट्टा खेलें, ये इनकी मर्जी पर मुनहसर होता है। 7,000 रुपए बोरी वाली चीनी अब 9,600 रुपए के हिसाब से मार्केट में आती है। डीलर्स इस पर अपना मुनाफा कमाते हैं, फिर होलसेलर, रिटेलर्स बारी बारी इन बोरियों पर अपना मुनाफा कमाकर आगे बढ़ाते रहते हैं। यूं एक बोरी 10,000 की रकम क्रॉस कर जाती है और आप तक 70 रुपए वाली चीनी 110 से 140 रुपए में पहुंच पाती है। ये सारा धंधा व्हाट्सएप, फोन कॉल्स और SMS के जरिए होता है। ये खाते में हाथ से लिखा भी जाता है। याद रहे ये चीनी अभी मार्केट में आई नहीं और महीनों पहले ही अरबों रुपए के सौदे हो जाते हैं, यानी के सट्टा लग जाता है। खबरों में आगे देखिए रवा साल का गर्म तरीन दिन। मुसलमानों रहमतें समेटने के लिए तैयार हो जाओ। रमजानुल मुबारक का पहला रोजा 14 अप्रैल को होगा। विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया, लिखा रमजानुल मुबारक का चांद 13 अप्रैल की शाम लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा और 14 अप्रैल को पहला रोजा होगा। फवाद चौधरी ने तो रमजान के चांद की तारीख पहले ही बता दी, लेकिन इस बार उनके मद्दे मुकाबिल मुफ्ती मुनीबुर रहमान रुयत हिलाल कमेटी में मौजूद ही नहीं। दोनों शख्सियात माजी में किस तरह चांद के मामले पर आमने सामने आते रहे, देखते हैं ये रिपोर्ट। फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं है, हम शरीयत के पाबंद हैं। फवाद चौधरी को मुदाखलत फिद्दीन नहीं करनी चाहिए। रमजान आएगा, चांद भी देखा जाएगा। फवाद चौधरी भी होंगे मगर रुयत हिलाल के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान न होंगे। मुफ्ती मुनीब और फवाद चौधरी के दरमियान चांद पर तनाज़ा खबरों में रहा। इससे पहले कि मुफ्ती मुनीब चांद देखते, फवाद चौधरी अपने चांद की तारीख का ऐलान कर देते थे। फवाद चौधरी की शरकत पर मुफ्ती साहब को बहुत गुस्सा आता, कभी प्यार से समझाते। फवाद चौधरी पर पाबंदी लगनी चाहिए कि अपनी वजारत तक अपने आप को महदूद रखें, कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। फवाद चौधरी का ये अंदाज और अमल जाहिलाना है। कमोबेश 2 दहाइयों तक चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी रहने वाले मुफ्ती मुनीबुर रहमान को गुज़िश्ता साल दिसंबर में ओहदे से हटा दिया गया था और उनकी जगह मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को रुयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया था। बुलेटिन में मजीद बताएंगे 4 पहियों वाली सवारी को पर लग गए कि कराची में रवा साल का गर्म तरीन दिन, पारा 44 को छू गया। समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स के बायस गर्मी की तपिश ज्यादा महसूस की गई। महकमा मौसमियात का ऐसे में ये कहना है कि कल से मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, कराची में अगर मौसम की बात करें तो दिन ब दिन ये मौसम जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और कराची में रवा साल का गर्म तरीन दिन पारा 44 को छू गया। समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स के बायस गर्मी की तपिश ज्यादा महसूस की गई। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से मौसम कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में डॉलर नीचे आया, फिर भी गाड़ियां बदस्तूर महंगी है। डॉलर तकरीबन 2 साल पहले वाली पोजीशन पर आ गया, लेकिन कीमतें कम न हो सकी। 3 से 24 लाख रुपए तक इजाफा हुआ है। मजीद जानिए शकील अहमद की रिपोर्ट में।
जून 2019 में अमेरिकी डॉलर 153 से 154 रुपए का था। 168 रुपए की ऊंची उड़ान के बाद अप्रैल 2021 में डॉलर 152 रुपए की सतह पर तो आ गया, लेकिन इस दौरान 4 पहियों वाली सवारी की कीमत को तो जैसे पर लग गए। छोटे तबके की सवारी सुजुकी वैगन आर को ही देख लें। जून 2019 में 12,64,000 रुपए की थी, लेकिन अप्रैल 2021 तक 16,40,000 रुपए तक पहुंच गई। 1300 सीसी की चीनी मॉडल गाड़ी का मुवाजना करें तो जून 2019 में जो कीमत 12,89,000 रुपए थी, वो अप्रैल 2021 तक 16,09,000 तक पहुँच गयी, यानी 3,20,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। जून 2019 में 1.5 होंडा सिटी 21,19,000 रुपए की थी, जो 5,80,000 रुपए महंगी होकर अब 26,99,000 में मिल रही है। 1.6 टोयोटा कोरोला भी तकरीबन 2 साल में 6,95,000 रुपए महंगी होकर 26,74,000 रुपए से 33,69,000 की हो गई है। निस्बतन अमीर तबके के जेर इस्तेमाल गाड़ियों की बात करें तो 37,99,000 की होंडा सिविक की कीमत में 9 लाख का इजाफा हुआ और ये अब 46,99,000 में मिल रही है। एपीवी सुजुकी की कीमत भी इस दौरान 14,35,000 रुपए बढ़ी। 31,40,000 वाली गाड़ी 45,75,000 की हो गई। यही नहीं, टोयोटा फॉर्च्यूनर भी जून 2019 में 78 लाख की थी, वो 13 लाख महंगी हो गई और कीमत 91 लाख से भी तजावज कर गई। 2 साल के दौरान पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में 3 लाख से 24 लाख तक का इजाफा किया गया और सवाल यह है कि कारों की आसमान को छूती कीमतों पर काबू पाना आखिर किसकी जिम्मेदारी है और आखिर इस अंधाधुंध इजाफे की वजूहात क्या है। कार डीलर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, इस्लामाबाद से देखिए आदिल तनौली की रिपोर्ट। डॉलर महंगा हुआ तो गाड़ियां तो महंगी होंगी ही। गुज़श्ता बरस डॉलर की ऊंची उड़ान के वक्त कार डीलर्स का गाड़ियों की कीमतें बढ़ाते वक्त यही जवाब था, लेकिन अब डॉलर तो 2 साल पुरानी सतह पर वापस चला गया, मगर गाड़ियों की कीमतें कम होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। वजह है मुल्क में प्राइस रेगुलेटरी बॉडी की अदम मौजूदगी। कार डीलर्स को तो गाड़ियों की आसमान से छूती कीमतों के पीछे भी हुकूमत का ही हाथ दिखाई देता है। गाड़ी जो बाहर 500 पाउंड की हमारे मुल्क में आती है तो 1500 पाउंड तो गवर्नमेंट ले लेती है। मकामी कार असेंबलर्स ने 2020 से कबल हुकूमत को यकीन दहानी कराई कि वो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में ही शुरू करेंगे, लेकिन ताहाल इस वादे पर भी कोई अमल दरामद न हुआ। हुकूमत की इम्पोर्ट पॉलिसी भी कीमतें कम होने की राह में बड़ी रुकावट है। ये अब इन्होंने 3 साल तक की इम्पोर्ट हम करा सकते हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। इसमें कम अज़ कम 5 ईयर की पॉलिसी होनी चाहिए। उसमें जो गाड़ी 5 साल पुरानी जो आएगी ना, उसमें लोकल मैन्युफैक्चर से उसके रेट अच्छे हैं। कार मैन्युफैक्चरर्स या डीलर्स गाड़ियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह डॉलर रेट में इजाफे के अलावा खाम माल महंगा होने को भी करार दे रहे हैं। कैमरामैन चिंगेज चौधरी के साथ आदिल तनौली, समा इस्लामाबाद। गैर मुल्की गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी की वजह से मकामी गाड़ियों और सेकंड हैंड गाड़ियों की कीमत में इजाफा हुआ। लाहौर कार डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन शहजादा सलीम खान कहते हैं, अगर हुकूमत दरामद खोल दे तो कारों की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के तर्जुमान आसिम अयाज ने कीमतों में कमी के लिए इकदाम उठाने की यकीन दहानी करवा दी। मुल्क में गाड़ियां महंगी होने की वजह क्या? लाहौर कार डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शहजादा सलीम खान का कहना है कि गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी से कीमतें बढ़ी। ये जो लोकल असेंबलर्स हैं, इनकी मुनाफली हो गई है और इस मुनाफली से ये जब चाहे जिस वक्त चाहे हर 2-3 माह बाद 2-3 लाख रुपए का इजाफा करते हैं। आज अगर हुकूमत इम्पोर्ट खोल दे तो ये गाड़ियों की कीमतें, लोकल गाड़ियों की कीमतें इस तरह वापस आएंगी जिस तरह प्लेन क्रैश होता है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के तर्जुमान आसिम अयाज कहते हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ, कमी के लिए इकदाम उठा रहे हैं। प्राइसेस में टैक्सेस का एक खासा पोर्शन होता है जो पाकिस्तान में गालबन रीजन में ज्यादा है और उसके लिए हम एक नई पॉलिसी भी बना रहे हैं, ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्लान। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज उसमें खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। गवर्नमेंट इस पे सोच रही है कि कीमतें भी जो है वो रैशनलाइज हों। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि डॉलर सस्ता होने के बावजूद मुल्क पे गाड़ियों की कीमतों में कमी न होने का सवाल बिल्कुल जायज है। समा से गुफ्तगू में कहा, डॉलर सस्ता होने पर गाड़ियों की कीमतें कम होनी चाहिए थी। कल रात को ही मुझे किसी ने भिजवाया, वो पूरा जायजा दिया और वो मैंने हमाद अजहर साहब को भेजा है। बड़ा जायज़ सवाल है कि अगर डॉलर की कीमत जब बढ़ी थी यानी रुपए की कदर में कमी आई थी और उसकी वजह से कीमतों में इजाफा किया गया था, तो अब जबकि रुपए की कदर में इजाफा हुआ है तो वापस कीमतें आनी चाहिए। बिल्कुल जायज़ बात है। लाहौर की निजी लेबॉर्ट्री ने कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया है। निजी लैब में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगाई जाएगी। 18 साल से जायद उम्र के अफराद वैक्सीन लगवा सकेंगे। दानियाल उमर से इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं। दानियाल उमर, किस तरह प्रिस्क्राइब किया जा रहा है इसको, कितनी डोज लगाई जाएंगी इसकी? अजीब
लाहौर निजी लेबॉर्ट्री है जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है। निजी लेबॉर्ट्री के मुताबिक आज रात से वैक्सीन लगाना शुरू कर दी जाएगी और ये वैक्सीन इनके पास है वो रूसी वैक्सीन स्पुतनिक है जो ये लगाएंगे। 12,250 रुपए में वैक्सीन की 2 खुराकें लगाई जाएंगी और जो इस लैब के सीईओ हैं उनके मुताबिक 18 साल से जायद उम्र के अफराद को ही ये वैक्सीन लग सकेगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया दानियाल। शेरशाह में मकान पर भारी आहनी पुर्जे गिरने का मामला हल हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। सुबह के 10:30 बजे शेरशाह के इस घर पर गोया कयामत ही टूट पड़ी। मनोवजनी लोहे के टुकड़े कंक्रीट की छत और दीवार को फाड़ते हुए कमरे में जा गिरे। खुशकिस्मती से बराह रास्त इस आफत की जद में कोई नहीं आया। मलबा गिरने से 2 खवातीन जख्मी हुई। बहुत बुरा धमाका हुआ है और पता नहीं अंधेरा छा गया, हमें पूरा हमारा घर भी हिल गया और पता नहीं हमें होश ही नहीं रही। फिर इनके घर से इनके बच्चों को पकड़ के लेके आए हैं, उनको 2 को चोटें लगी हैं। हम लोग बैठे हुए थे, अचानक से एक चीज़ गिरी, वो बाहर सहन में थी, इस वजह से उनकी जान बच गई। अगर वो कमरे में मौजूद होती तो उनकी जान भी नहीं बचती। भाभी को तो फ्रैक्चर वगैरह भी सब कुछ हुआ है, लेकिन सिस्टर जो है वो बच गई है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने कभी कहा कुछ आसमान से आया है, कभी कहा ये वाक़या तो एक रात पहले का है। ये कोई आसमान से कोई बहुत भारी भरकम चीज़, वजनी कोई पत्थर है जो आसमान से छतों को फाड़ती हुई ज़मीन में घुस गई है। अब मैंने इसका बीडी करा लिया है, बीडी ने बोला जी हम वहाँ जाएंगे, उसको वहाँ चेक करेंगे, अगर वो इशू आता है तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि ऊपर से कोई चीज़ आई है। 5 घंटे बाद समा की टीम भी इस आयरन मिल पहुंच गई, जहां से ये आफत 4 किलोमीटर दूर वाक़े मकान में जा गिरी थी। रोलिंग मिल है, ये फ्राई व्हील कहलाता है, मोटर से अटैच होता है और ये फ्राई व्हील जो ना एक रिडक्शन गियर से जो ना सारी मिल को चला रहा होता है। ये 600 RPM होते हैं, 1 मिनट में 600 चक्कर होते हैं। इसके 600 चक्कर का मकसद आप समझते हैं कि कितनी पावर हो। आयरन मिल के फ्राई व्हील के 2 टुकड़े करीब मेवाशाह कब्रिस्तान में भी गिरे। ये हम यहाँ बैठे हुए थे तकरीबन 10:30 के करीब, तो एकदम से एक जोरदार आवाज आया, एक यहाँ गिरी है और एक अंदर की तरफ गिरी है। दूसरों ने 2-3 कब्रें भी तोड़ी है। सारे इलाके वाले परेशान है कि क्या करे, क्या चीज है। मेवाशाह कब्रिस्तान तो इस आयरन मिल के साथ ही मौजूद है, मगर ये बात सबको हैरान किए दे रही है कि इतने भारी आहिनी पुर्जे शेरशाह तक कैसे पहुँच गए। कैमरामैन एरिक परेरा, सनाउल्लाह, साथी रिपोर्टर जमजम सईद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इरफान महसूद ने एक और भारतीय रिकॉर्ड तोड़ डाला। इरफान महसूद ने 80 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 58 पुशअप्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मंजूर कर लिया। भारत के रोहताश चौधरी ने 2016 में 80 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 51 पुशअप्स लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। इरफान महसूद अब तक भारत के 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। इरफान के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मजमूई तादाद 41 हो गई है। बुलेटिन से इतना ही, एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।